हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में। ये वीडियो मेरा जर्नल का पार्ट 4 है। अभी तक मैं आपके सामने जर्नल के 3 पार्ट्स ला चुका हूं, तो मेरे उन 3 पार्ट्स को भी जरूर देखना। फर्स्ट पार्ट में मैंने काफी हद तक जर्नल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया है और काफी सारी जर्नल एंट्रीज के साथ दिया है। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और बैड डेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाया है, बहुत ब्रीफली समझाया है। उस वीडियो को भी जरूर देखना, काफी हद तक आपको नॉलेज मिलेगी। और थर्ड पार्ट में मैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के ऐसे ऐसे बिंदास बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आया हूं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं और उसी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आप लोग ज्यादातर अटकते भी हो। तो उस वीडियो को देखने से आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, राइट? तो इस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट और डिपॉजिटेड इन अकाउंट, राइट? हमने कोई भी कैश बैंक में जमा किया है अकाउंट खुलवाने के लिए, तो बिजनेस के बैंक में अगर हम पैसा जमा करेंगे या तो अकाउंट खुलवाने के लिए या फिर हमने बिजनेस में सीधा सीधा बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये डेबिट वाला कॉलम है और ये क्रेडिट वाला कॉलम है। तो कोई भी पैसा बैंक में जमा किया जाएगा तो बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बिजनेस के बैंक से कोई कैश विड्रॉ किया गया है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बिजनेस के बैंक से अगर कोई कैश विड्रॉ किया गया तो बिजनेस के पास कैश आ गया और बैंक घट गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इस बार कैश विड्रॉ किया गया है बैंक से पर्सनल यूज के लिए, राइट? तो जब भी कोई पैसा बैंक से विड्रॉ किया जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमेशा से याद रखना, कोई कैश पर्सनल पर्पस के लिए अगर विड्रॉ किया जाता है तो हम उसे डेफिनेटली ड्रॉइंग्स का नाम देते हैं। और ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए हमेशा एसेट्स होती है, क्योंकि बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से कोई पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया है, तो बिजनेस का ऑनर उस पैसे को इन फ्यूचर डेफिनेटली वापस करेगा, तो वो पैसा बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी माना जाता है, राइट? तो बिजनेस की बढ़ी, एसेट्स बढ़ती है, तो डेबिट। पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर से राकेश। कोई हमारा क्रेडिटर है, उस लेनदार पर्सन को हमने पैसा पे किया है चेक से, तो अगर हम कोई पैसा चेक से पे करेंगे तो हमारी लायबिलिटी घटेगी और बैंक भी घटेगा। लायबिलिटी घटती है तो डेबिट, बैंक एसेट से घटता है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास करेंगे? राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि राकेश बिजनेस के लिए क्रेडिटर था, राइट? तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन आपको डेफिनेटली समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर। इस बार हम अपने क्रेडिटर को किसी ड्राफ्ट के द्वारा पैसा पे कर रहे हैं। हमें अगर किसी लेनदार को पैसा पे करना है और लेनदार को जो पैसा पे करना है वो हम चेक की फॉर्म में नहीं पे कर रहे, हम ड्राफ्ट की फॉर्म में पैसा पे कर रहे हैं। ड्राफ्ट का मतलब भी क्या है? ड्राफ्ट भी एक चेक की ही फॉर्म में होता है, लेकिन ड्राफ्ट को इशू करने की पावर बैंक के पास होती है। अगर मुझे किसी सेकंड पर्सन को कोई भी पैसा पे करना है और वो सेकंड पर्सन मुझसे कहता है कि मैं आपसे जो पैसा लूंगा वो ड्राफ्ट के थ्रू लूंगा, तो मैं अपने बैंक में जाऊंगा। अपने बैंक में जाने के बाद अपने बैंक से बोलूंगा कि जी मुझे पर्सन के फेवर में एक ड्राफ्ट बनवाना है, इसका अमाउंट मान लो 1 लाख तक का है। तो बैंक मुझसे ये कहता है कि अगर आप 1 लाख तक का कोई भी हमसे ड्राफ्ट बनवाते हो तो उसके ऊपर आपको 1% तक का कमीशन पे करना पड़ेगा, राइट? तो अगर मैं 1 लाख रुपए तक का ड्राफ्ट बनवाता हूं तो मेरे अकाउंट से जो पैसा डिडक्ट होगा वो कितना होगा? 1,01,000। तो 1,000 मैंने बैंक वालों को एज अ कमीशन पे कर दिया, या फिर बैंक ने मुझसे कोई चार्जेस रिसीव किए हैं, राइट? तो बैंक ने अगर मुझसे कोई चार्जेस रिसीव किए तो वो बैंक की इनकम है, लेकिन मेरा खर्चा है। तो मेरी जो लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की, अब मेरी लायबिलिटी घटेगी, लेकिन उसके साथ मेरा 1,000 रुपए तक का खर्चा भी हुआ है, तो मैं उसकी एंट्री क्या पास करूंगा? विकास के अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट, क्योंकि विकास हमारा क्रेडिटर है, लेनदार है, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट। हमारी जेब से या फिर हमारे बैंक से 1,000 रुपए भी डिडक्ट हुए थे तो वो हमारा खर्चा है, हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। और बैंक अकाउंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट, क्योंकि हमारे बैंक से पैसा डिडक्ट हुआ है, राइट? तो विकास अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
पेमेंट ऑफ एक्सपेंस से रेंट बाय चेक। हम अगर कोई भी बिजनेस अपना किसी भी खर्चे को पे करता है चेक के द्वारा, तो हमेशा याद रखना एक्सपेंस हमेशा या तो कैश में पे होगा या चेक से। एक्सपेंस की एंट्री क्या पास करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चार्जेस पेड टू या चार्ज बाय द बैंक, हमारे बैंक ने हमसे कोई भी पैसा चार्ज किया है तो वो पैसा चार्ज करना हमारे लिए खर्चा है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि वो पैसा हमारे बैंक से डिडक्ट हुआ है और बैंक चार्जेस बिजनेस के लिए खर्चा माना जाता है, राइट। चेक या ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर से राहुल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। हमारा कोई भी एक पर्सन है, एक डेटर है जिसका नाम है राहुल। राहुल से हमें कोई पैसा मिला है चेक की फॉर्म में या ड्राफ्ट की फॉर्म में, और जिस दिन हमें वो चेक मिलता है सेम डे को ही जाके हमने अपने बैंक में जमा कर दिया, तो हमारे डेटर घट गए और साथ साथ उस चेक को हमने बैंक में जमा करा तो बैंक बढ़ा, तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, राइट। आगे चलते हैं। चेक या ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर से अंकुर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द सेम डे। इस बार एक डेटर से हमें चेक या ड्राफ्ट मिलता है जिसका नाम अंकुर है, लेकिन जिस दिन चेक मिला सेम डे को हमने बैंक में जाके नहीं किया, नहीं जमा किया, नहीं डिपॉजिट किया, तो वो चेक अभी भी आज हमारे जेब में है, हमारे हाथों में है, तो यानी कि उसे बोला जाता है चेक इन हैंड। तो हमेशा से याद रखना, उसकी एंट्री क्या पास करोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर अकाउंट, राइट। अभी जो ये वाला चेक था, अंकुर से जो चेक मिला है, हमने नेक्स्ट डे में जाके बैंक में जाके जमा कर दिया। अब जब इस चेक को जिस दिन बैंक में जाके जमा किया तो बैंक बढ़ा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और चेक इन हैंड को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट, राइट। जो चेक हमने बैंक में जमा किया था वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब बाउंस, राइट। मुझे किसी पर्सन ने चेक दिया और मैं उस चेक को जाके अपने बैंक की करता हूं, मुझे पता चलता है मैंने उस बैंक ड्रॉप बॉक्स में उस चेक को वहां डाल दिया था। डालने के बाद बैंक वालों का फोन आता है कि जी आपके चेक में कमी है, हम आपका चेक क्लियर नहीं कर सकते, यानी कि चेक में जो पैसा है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट। यानी कि चेक में कोई ना कोई कमियां हैं, तो जब चेक का पैसा क्लियर नहीं हो पाता, राइट, तो उसे बोला जाता है चेक डिसऑनर या चेक बाउंस हो जाना। तो अभी भी ये जो अंकुर है ये अगेन क्या बन जाएगा? डेटर। और जब इस चेक को हमने बैंक में जमा किया था तो पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया था, लेकिन हमने बैंक को डेबिट कर दिया था। अब जब पैसा बैंक में आया ही नहीं है तो पहले तो बैंक को डेबिट किया हुआ है, अब इस बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। तो अंकुर दोबारा से क्या बन गया? डेटर। अंकुर इस वाली एंट्री में तो हमने अंकुर को क्या किया था? क्रेडिट। तो यानी कि अंकुर हमारा डेटर था, डेटर से पैसा मिल गया था, यानी कि चेक हमें मिल गया था, तो हमने डेटर को कम करके दिखा दिया था। अब वही चेक जब डिसऑनर हो गया तो अंकुर दोबारा से हमारा डेटर बन गया, तो अंकुर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। बैंक ने हमसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट चार्ज हमारे लिए खर्चा होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने हमें कोई भी इंटरेस्ट अलाउ किया तो इंटरेस्ट अलाउ हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और पैसा बैंक में आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ऑब्वियस सी बात है बैंक में आएगा, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट भी बैंक ही अलाउ कर रहा है। बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म बिहाफ से इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। किसी भी फर्म यानी कि किसी भी बिजनेस के बिहाफ पे बैंक ने कोई भी पैसा पे कर दिया, बैंक ने कोई भी पेमेंट पे कर दी, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट, क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा खर्चा है। ड्यूज कलेक्टेड बाय द बैंक, सीधी सी बात है, हमें कोई ना कोई पैसा रिसीव करना था, उस पैसे को रिसीव किया है हमारे बैंक ने हमारे बिहाफ पे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, राइट। डिविडेंड बिजनेस के लिए इनकम होती है कि जब बिजनेस के नाम से कहीं पे भी किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन शेयर्स की फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जब एक पर्सन या कोई बिजनेस कहीं पे भी इन्वेस्ट है शेयर्स की फॉर्म में, तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो हमें रिटर्न इनकम होती है, ये जो प्रॉफिट होता है, उसे डिविडेंड का नाम दिया जाता है। तो डिविडेंड क्या? इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। सेकंड, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। अब हमने बैंक लोन की पेमेंट को पे कर दिया कैश में, तो हमारे बैंक से पैसा घटेगा। बैंक लोन हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इश्यू ऑफ चेक, अब इस बार हमने बैंक लोन पे किया है चेक की फॉर्म में, तो अगेन कैश हो या बैंक यानी कि चेक, दोनों के दोनों हमारी एसेट्स है, तो लायबिलिटी घटी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक
बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, हमने किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर किया है। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीएनबी वालों को पैसा दिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देनदार है और पीएनबी वाले लेनदार हैं, राइट। तो यानी कि जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां पे आ जाएगा पीएनबी का नाम, यहां पे आ जाएगा एसबीआई का नाम। इसका सेंस समझना, एसबीआई पैसा पे कर रहा है पीएनबी को, तो पीएनबी डेफिनेटली लेनदार होगा, राइट। तो जब पीएनबी लेनदार होगा तो लायबिलिटी घटती है तो डेबिट, एसबीआई कौन था, डेटर, डेटर घटते हैं तो क्रेडिट। दूसरा, एसबीआई और पीएनबी दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे रूल ये भी लग सकता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, राइट। तो यानी कि रिसीवर कौन है, पीएनबी, तो यानी कि रिसीवर का अकाउंट डेबिट होता है, गिवर का अकाउंट क्रेडिट हो गया, राइट। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शंस को हम पास करते हैं। अगले पेज पे कुछ और फर्दर ट्रांजेक्शंस हैं। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, राइट। अब एक काम करते हैं, पहले टाइम चेक करते हैं, टाइम कितना हो गया। ये वीडियो अभी भी सिर्फ 12 मिनट की ही हो पाई है, तो एक काम करते हैं, इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में जर्नल एंट्रीज को और फर्दर कुछ और टाइप के जर्नल एंट्रीज को भी समझते हैं। कौन सी जर्नल एंट्री है, गुड्स गिवन एज चैरिटी या गुड्स डोनेटेड। जब एक बिजनेस के द्वारा कोई भी गुड्स खरीदने के बाद दान दे दिया जाता है, चैरिटी में कर दिया जाता है, तो जब बिजनेस ने उस गुड्स को खरीदा होगा और गुड्स खरीदने के बाद उसे दान दे दिया, तो जब बिजनेस ने गुड्स खरीदा होगा तो डेफिनेटली बिजनेस ने अपना एक्सपेंस दिखा के परचेज को डेबिट किया होगा। मान लो एक बिजनेस ने 1 लाख रुपीस तक के गुड्स को खरीदा और 1 लाख रुपीस तक के गुड्स को खरीदने के बाद 10,000 तक के गुड्स को उसने दान में दे दिया, चैरिटी में, राइट, चैरिटी कर दी। तो 1 लाख रुपए से परचेज को डेबिट किया होगा, जिसमें से 10,000 तक के गुड्स को एज ए चैरिटी में दे दिया। तो यानी कि वहीं से ही अगर 10,000 तक के गुड्स को हम चैरिटी में देते हैं तो हमारी परचेज 10,000 से रिड्यूस होती है और हमने चैरिटी को एक्सपेंस दिखा दिया, राइट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट। तो यहां पे भी मैंने यही सब बातें लिखी हुई हैं। द अमाउंट ऑफ परचेज इज रिड्यूस्ड विद द परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन। परचेज आर रिड्यूस्ड बिकॉज द गुड्स आर नॉट सोल्ड, क्योंकि परचेज को हमने घटाकर दिखा दिया, क्यों, क्योंकि हमने जो गुड्स खरीदा था उसे बेचा ही नहीं, हमने तो उसे दान में दे दिया। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स गिवन एज सैंपल, जब भी कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ सैंपल, इसका भी सिमिलर ट्रीटमेंट होता है, क्या, एडवर्टीजमेंट या सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहां मेंशन नहीं हो रहा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। याद रखना कि जब भी कोई गुड्स चैरिटी में दे दिए जाएं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए एज अ फ्री सैंपल, या गुड्स का कोई लॉस हो जाए बाय थेफ्ट या फिर बाय फायर, तो उस केस में भी अगेन हम परचेज को डेबिट करते हैं। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, इसकी भी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, राइट। तो हमेशा से याद रखना, अभी तक जो मैंने आपको बातें समझाई हैं इन सभी बातों में परचेज क्रेडिट ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो भी हमारा गुड्स हमने खरीदा था उसको हमने बेचा ही नहीं। पहले वाले केस में हमने चैरिटी कर दी, सेकंड वाले केस में हमने एज अ फ्री सैंपल यूज किया है, थर्ड वाले केस में वो हमारा चोरी हो गया या फिर उसमें आग लग गई, ठीक। अब इसी में ही कुछ और बातें बताई गई हैं। इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट लॉस इज लॉज्ड, राइट। मतलब क्या है, गुड्स तो हमारा इंश्योर्ड है और हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना है। हमने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम के लिए क्या नाम है, केस फाइल किया है। तो उस केस में यानी कि अगर हमारा जो भी गुड्स इंश्योर्ड था, गुड्स इंश्योर्ड होने के बाद हमने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया। अगर हम क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर मानी जाएगी। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और परचेज, राइट। पहले तो हमने जर्नल एंट्री में लॉस ऑफ स्टॉक को डेबिट किया था, अब हम उसे क्रेडिट भी करेंगे। याद रखना, जब आपके एग्जाम्स में इस टाइप की जर्नल एंट्रीज आएगी, इस टाइप की जर्नल एंट्रीज आएगी, तो पहले तो एंट्री पास करोगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, देन उसके बाद ये एंट्री पास करोगे, राइट। आगे चलते हैं। When the full amount of claim is received from the insurance company, जब इंश्योरेंस कंपनी से सारा का सारा फुल अमाउंट हमें क्लेम मिल जाता है, तो क्लेम का पैसा मिलना, क्लेम का अमाउंट सीधा हमारे बैंक अकाउंट में जाता है। बैंक हमारी एसेट्स है, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, तो इसलिए बैंक का अकाउंट डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर थी, डेटर घट गए, एसेट्स घटती है तो क्रेडिट। तो जब कोई पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम का मिल जाता है, एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी।
थर्ड केस में आ जाओ कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कंप्लीटली पूरा का पूरा क्लेम हमें नहीं दिया, तो उस केस में जितने तक का उसने क्लेम दे दिया उतने से तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना क्लेम नहीं दिया उतने से लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फिर फायर अकाउंट डेबिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा मान लो कि हमारा 1 लाख तक का गुड्स 1 लाख तक का गुड्स हमारा क्या था, लॉस बाय फायर। इसकी मैं आपको एक एंट्री पास करके दिखाता हूं। हमने एंट्री पास करी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। 1 लाख तक का गुड्स हमारा लॉस हो गया आग लग जाने से। अब जैसे ही हमने इंश्योरेंस के लिए क्लेम रिसीव करने के लिए कोई केस फाइल किया या फिर क्लेम के लिए केस फाइल किया, तो उसके लिए क्या एंट्री हम पास कर देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें सारा का सारा क्लेम नहीं दे पाती, उसने मान लो हमें क्लेम दिया है 70%, तो बैंक अकाउंट डेबिट 70,000, P&L अकाउंट डेबिट 30,000 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1 लाख, राइट। तो इस तरीके से आप याद रखना जर्नल एंट्रीज को हम लोग पास करते हैं। तो लॉस के केस में इस टाइप के से ही जर्नल एंट्री पास करना, पहले ये पास करना फिर ये पास करना। अगर क्लेम के बारे में भी डिस्कस किया गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो ये भी पास कर देना। अगर सारा का सारा क्लेम मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख 1 लाख, राइट। आगे चलते हैं। कुछ और जर्नल एंट्रीज में मेंशन किया गया ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ड्राइंग्स मींस अमाउंट और गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, राइट। जब एक बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो हम उसे ड्राइंग्स मानते हैं, चाहे वो कैश विड्रॉ करे या फिर कोई भी गुड्स विड्रॉ करे। अगर वो कैश करता है तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें जो कुछ लिखी हुई है ये भी मैं आपको बातें समझा देता हूं। कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर और अमाउंट पेड फॉर पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, से फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से कोई कैश विड्रॉ किया है अपने पर्सनल पर्पस के लिए या अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, कोई भी पैसा पे कर दिया लेकिन अपनी जेब से पे नहीं करा, अपने बिजनेस से पे करा। जैसे बिजनेस के मालिक ने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, इनकम टैक्स पे कर दिया, कोई फ्रिज खरीदा है जिसकी पेमेंट बिजनेस से ही करवाई है, तो उस केस में बिजनेस के लिए वो ड्राइंग्स मानी जाती है। तो ड्राइंग्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बिजनेस का कैश घटा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस से कोई भी गुड्स विड्रॉ करता है अपनी पर्सनल पर्पस के लिए, राइट, अपने खुद के निजी पर्पस में यूज करने के लिए, तो एंट्री का पास करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो चाहे बिजनेस का मालिक कैश विड्रॉ करे या फिर गुड्स विड्रॉ करे, हम एंट्री में हमेशा ड्राइंग्स को ही लेंगे, याद रखना। फिर इसमें कुछ और एसेट्स मेंशन और जर्नल एंट्रीज मेंशन की गई हैं, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और कुछ देखते हैं चलो आगे कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। ये 3 जर्नल एंट्रीज हैं, इन्हें भी इसी क्लास में ही समझा देता हूं। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर एक बिजनेस कोई फिक्स एसेट्स को खरीदता है या बेचता है, अगर फिक्स एसेट्स परचेज करता है तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट या टू सप्लायर। हमेशा याद रखना अगर कैश में परचेज की जाएंगी तो कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा, चेक से पेमेंट पे हो रही है तो बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर उधार खरीदी गई है तो सप्लायर का नाम आता है, राइट। तो कोई कैश में पेमेंट पे होगी तो ये एंट्री पास की जाएगी, और अगर ये फिक्स एसेट्स उधार खरीदी गई है तो ये एंट्री पास की जाएगी, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। किसी फिक्स एसेट्स को बेचा गया है अगर कैश में तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, बेचने में हमें प्रॉफिट हुआ है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स,
बेचने में लॉस हुआ है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, राइट। और अगर हमने बेचा है लेकिन हमने उधार बेचा है, सामने वाले पर्सन ने हमें पैसा ही नहीं दिया, तो सामने वाला पर्सन हमारे लिए डेटर क्रिएट हो गया। डेटर एसेट्स है, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, तो परचेजर के अकाउंट को डेबिट कर दोगे और टू फिक्स एसेट्स। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसी में ही मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज को मर्ज कर दिया। अगर कैश में सामान बेचा जाएगा और आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किसी प्रॉफिट या लॉस का जिक्र नहीं है, तो आप सीधी सीधी एंट्री पास करोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, राइट। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन में लॉस या फिर प्रॉफिट का भी जिक्र है, अगर लॉस का जिक्र है तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। अगर इसे बेचा गया है किस पे, प्रॉफिट पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट टू गेन ऑन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। और अगर उधार बेचा गया है तो डेटर अकाउंट डेबिट या परचेजर अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, राइट। ईदर ऑफ द टू अकाउंट्स विल अपीयर। आगे आ जाओ, लास्ट ऑप्शन पे आ जाओ, क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन ऑफ द मशीनरी एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हमेशा याद रखना, किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में या मशीनरी को इंस्टॉल करने में कोई भी पैसा खर्च होता है, तो जो पैसा खर्च किया जाएगा वो सारा का सारा खर्चा क्या माना जाएगा, एसेट्स, राइट। आप कोई एसी परचेस करते हो, एसी को परचेस करने में एसी की वैल्यू 35,000 है, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्जेस में आपने 2,000 रुपीज पे कर दिए, तो वो एसी आपके लिए 37,000 का माना जाएगा, 35,000 प्लस 2,000। तो यानी कि एक एसेट्स को खरीदते वक्त जो भी कोई पैसा खर्च होता है, वो पैसा उसकी परचेज प्राइस में ऐड करके उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानी जाती है, राइट। तो एक एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो परचेज प्राइस में उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस या कोई भी फ्रेट, यानी कि आपने कोई भाड़ा या कोई कार्टेज पे किया है, कार्टेज का मतलब भाड़ा, यानी कि आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को भी उस एसेट्स की वैल्यू में जोड़ के ही जर्नल एंट्री पास की जाती है। जैसे कि लिखा क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक द एसेट्स रेडी फॉर यूज इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखना, किसी भी एसेट्स को रेडी करने के लिए, यानी कि एक एसेट्स को हमें यूज करना है, तो यूज करने के लिए हमने एक एसेट्स को रेडी किया है, रेडी करने के लिए कोई भी अगर पैसा खर्च किया गया तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। और हमेशा याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा किसी एसेट्स को ही जनरेट करता है, राइट। तो एक्सपेंस सच एज कैरिज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, एग्जांपल फ्रेट या वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा आर नेसेसरी एक्सपेंस टू मेक द एसेट्स रेडी फॉर यूज। तो इस टाइप के खर्चों को खर्च करना जरूरी है किसी भी एसेट्स को यूज करने के लिए, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और इन सभी खर्चों को मशीनरी के अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सच एज परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड पेमेंट ऑफ वेजेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। किसी भी बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट कराने के लिए कोई पैसा खर्च करते हैं, किसी मटेरियल के ऊपर पैसा खर्च किया या किसी वेजेस के ऊपर पैसा खर्च किया, तो भी हम इसको वेजेस के अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो इन सभी बातों को आप जरूर याद रखना। आगे चल के कुछ एडजस्टमेंट एंट्री हैं, इन सभी एडजस्टमेंट एंट्रीज को आने वाली वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है क्या, सभी की सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को, राइट। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के साथ मैंने आपके सामने और भी कुछ फर्दर बिंदास जर्नल एंट्रीज को भी समझाया है। ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज को समझाने के बाद कुछ आपके सामने बड़े बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आऊंगा। उन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू आपका जर्नल डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन मेरी इस बात को बोलने से पहले, जब भी मेरी वीडियोस को देखते हो तो वीडियोस को देखने से पहले अपने हाथों में अपना रजिस्टर और अपना पेन जरूर लेके आया करो। ऐसा ना हो कि सिर्फ लेटे लेटे अपने बेड पे उल्टे होके लेट गए, सामने रख दिया फोन और फोन में देख देख के सिर्फ हो। वीडियोस देखोगे समझ में जरूर आएगी, लेकिन ब्रेन से आउट हो जाएगी। जब तक आपका पेन नहीं चलेगा तब तक आपके ब्रेन में कोई भी चीजें लॉन्ग टाइम पीरियड तक सेव नहीं हो पाएगी, राइट। तो प्लीज जब जब मेरी वीडियोस को देखो, वीडियोस को देखते वक्त अपने पास अपना रजिस्टर और अपना पेन जरूर रखना, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।